राजस्थान में फिर जाट आरक्षण को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। रेल से लेकर सड़क तक चक्का जाम करने की चेतावनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज होंगे भरतपुर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ वोकल। 10 साल पहले केंद्र में आई बीजेपी सरकार ने आरक्षण समाप्त किया था। साल 2017 में राज्य सरकार ने जाटों को ओबीसी आरक्षण दिया तो लगा था कि केंद्र भी इसे लागू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट ओबीसी आरक्षण को वापस पाने के लिए आंदोलन की तैयारी में है। 7 जनवरी को महापंचायत में सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार इस पर फैसला ले लेती है तो ठीक, नहीं तो पूरा जाट समाज आंदोलन करेगा। जयचोली गांव में महापड़ाव शुरू करेगा और फिर रेल और सड़क पर चक्का जाम होगा। आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। नेम सिंह फौजदार जी संयोजक हैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक सिंह जाट नेता हैं। यतेंद्र सिंह जाट नेता हैं। एडवोकेट साहब सिंह चौधरी साहब कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भानु प्रताप जी बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं और सहयोगी दीपक लवानिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फौजदार जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। कुछ समय तो बीता आपके अल्टीमेटम को दिए हुए, क्या किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, किसी ने आपसे बातचीत की कोशिश की है इस गैप में? स्वप्निल भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, चैनल को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रवैया जाट समाज के प्रति नहीं अपनाया गया है। ठीक है। आज 12 तारीख हो गई और 17 तारीख से हमारा महापड़ाव शुरू होना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जरिए जिला कलेक्टर भरतपुर हमने अपना ज्ञापन भी सुपुर्द कर दिया है। ठीक है। 17 तारीख के पड़ाव की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। शासन की ओर से आपके पास कोई बातचीत का न्योता नहीं आया, लेकिन क्या प्रशासन की ओर से कोई पहल हुई है आपसे बातचीत की? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। हम खुद ही अपनी तरफ से एक कानूनन जो सूचना देने होती है वो सूचना देकर हम सरकार के लिए ज्ञापन के जरिए जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने ये सूचित किया है कि हमारा महापड़ाव 17 तारीख से जयचौली गांव में शुरू होगा और सरकार महापड़ाव गांधीवादी तरीका से भी अगर जाट समाज की इस गंभीर विषय को गंभीरता से नहीं लेगी, ठीक है, तो निश्चित तौर पर जाट समाज सड़क और पटरी पर जाने को मजबूर होगा। उसके लिए सरकार अक्षर जिम्मेदार होगी। ठीक है। भानु प्रताप जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के दौरान हमने देखा कि कोई भी जो आंदोलन खड़ा हुआ वो रातों रात खड़े नहीं हुआ। पहले चेतावनी जारी होती थी, अल्टीमेटम दिया जाता था और उस पीरियड में जब कांग्रेस उसे गंभीरता से नहीं लेती थी तो एक बड़े आंदोलन के तौर पर घटनाएं निकलकर सामने आती थी जो कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी को नजर आई। मुझे लगता है कि इस घटनाक्रम को सीरियसली लिए जाने की जरूरत है, प्रदेश सरकार के स्तर पर भी और केंद्र सरकार के स्तर पर भी। देरी से तो बातचीत भली है। भानु प्रताप जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको प्रणाम मेरी तरफ से। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम लोग, क्योंकि अब केवल भाजपा के ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो भरतपुर के लाल हैं, माननीय भजनलाल शर्मा जी, और ये सारी चीजों के बारे में उनको पूरी जानकारी है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि मैं अपनी ओर से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बिंदुओं पे विचार करें, सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या कोई प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा, या तो इनके प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुला लिया जाए या आपका कोई प्रतिनिधि मंडल उनके पास बातचीत के लिए पहुंच जाए, ताकि जो बातचीत की मेज आंदोलन के उग्र होने के बाद सजती है वो पहले ही सज जाए ताकि बुरे दिनों को रोका जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसको अगर प्रतिनिधिमंडल के रूप में भी अगर प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम भी चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। तो अशोक सिंह जी, डॉक्टर अशोक सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ। क्या कोई प्रतिनिधि मंडल बनाकर जयपुर भेजने का विचार चल रहा है? क्योंकि अभी 17 तारीख में टाइम है, तब तक कि प्रतिनिधि मंडल एक बार राजधानी हो आए, देखे सरकार के स्तर पर मिलने का समय मिलता है या नहीं मिलता है।
देखो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो हॉट इश्यू है आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी के पास पहुंचाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 2013 के अंदर जो जाट ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 9 स्टेट में दिया गया। हाँ, यूपीए के और थ्रू, उस हाँ। समय हमारी टीम ही उस समय लीड कर रही थी और हम लोगों के नेतृत्व में ही, और कुछ पूरे इंडिया से जो मेन मेन जाट थे उनके नेतृत्व में ये 9 स्टेट के लिए ओबीसी में आरक्षण जाट को दिया गया था। अब वो 2013 में दिया था और 2014 में मोदी जी की सरकार आई और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो ये कांग्रेस की जो गलती वो थी ये थी कि उसमें कांग्रेस ने आनन फानन के अंदर बिना किसी लॉ को ध्यान में रखते हुए ना कोई सर्वे करवाया, आनन फानन में जाटों को आरक्षण दे दिया, ठीक है, जो हाँ। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये पूरी जो गलती थी वो कांग्रेस की थी। और उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर किसी ने भी ये एजिटेशन नहीं किया कि जाटों को ओबीसी में आरक्षण चाहिए। नहीं नहीं, हुए हैं, अब एजिटेशंस हुए हैं, मैंने हरियाणा में भी हुए हैं और भी जगहों पर देखने को मिले हैं। लेकिन हाँ, खैर वो मसला दूसरा था, आपका मसला दूसरा है, हाँ। मैं नहीं नहीं सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि चलो नैन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फिर एक बार ये एजिटेशन करने का आ, आ, सोचा है। सोचा है। और मैं नैन सिंह जी को और पूरी जाट बिरादरी को इतना ही कहूंगा कि ये गांधीवादी तरीके से गांव गांव ढाणी ढाणी में ये शिक्षा दी जाए पहले तो कि भाई ओबीसी में जाटों के लिए आरक्षण की जरूरत है। और डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी सरकार जो होती है वो आम जनता की राय से चलती है। ठीक है। और यदि यहाँ का जाट पूरा समाज, पूरे देश का जाट समाज यदि ये चाहता है कि ओबीसी में आरक्षण दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात को गहनता से नहीं लें। ठीक है, साहब सिंह चौधरी जी, आप तो खुद वकील हैं। जाट समाज को ये लगता है, या कम से कम मैं कहूं, अगर पूरे जाट समाज की बात ना करूं तो डॉक्टर अशोक सिंह का जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि यूपीए ने दरअसल ढंग से काम किया ही नहीं। अगर किया होता तो ये स्थितियां होती ही नहीं। और अभी भी देखिए, जो कांग्रेस के चेहरे हैं वो जाट समाज के बीच में ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, उसके अलावा कोई सियासत की बात नहीं कर रहा है। मेरा एक आपसे निवेदन है, और तुम भी आदमी आपके सामाजिक आदमी है, नई पीढ़ी संगत के लिए बहुत सारे लोग सही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भरपूर धौलपुर के जातों को ही क्यों अछूत माना गया, नहीं नहीं इनको ही क्यों आरक्षण नहीं दिया गया। आपको एक निवेदन कर देना चाहता हूँ, राजस्थान में नहीं, दरअसल ये एक दृष्टिकोण का फर्क है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं साहब सिंह जी, दरअसल जाट समाज में भरतपुर धौलपुर के जाटों को कुलीन वर्ग से समझा जाता है, इसीलिए बाइफिकेशन है। सेंट्रल ओबीसी, वकील साहब ये सेंट्रल ओबीसी की बात हो रही है। सेंट्रल ओबीसी में हाँ। केवल भरतपुर धौलपुर के जाटों को छोड़कर राजस्थान में ही है, केवल अदर स्टेट्स के अंदर सेंट्रल ओबीसी में नहीं है। साहब सिंह चौधरी जी, अपनी बात कंप्लीट कर लें। हाँ, बता दें, हम सेंट्रल ओबीसी में भी जानता हूँ। आप तो डॉक्टर साहब पीछे जाने लगे हैं जयपुर, हम दिल्ली के सारे कार्यक्रमों में गए हैं, सुनवाई में गए हैं। हमसे ज्यादा आप वो सब लोग नहीं जानते। नैन सिंह जी संघर्ष कर रहे हैं, आप और हम बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। नहीं 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 नहीं, लेकिन साहब सिंह जी, बात यह है ना कि और आप मैं लोगों ने जो निवेदन काम करना किया चाहता हूं, 2013 में जाकर काम किया, आप 10 साल यूपीए में थे, आप ये काम पहले भी कर सकते थे। नहीं नहीं साहब सिंह जी, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। साहब सिंह जी, साहब सिंह जी, साहब सिंह और जी, आगे आरक्षण नहीं अरे मिला साहब सिंह जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मारकाट हो जाएगी, फोटो से 5 आदमी नहीं मर नहीं नहीं जाएंगे। नहीं, इस तरह की लैंग्वेज मत कीजिए, और कोई इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कैसे याद आया नहीं नहीं, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, साहब सिंह जी, मैं आपको रोक रहा हूं। इस तरह की धमकाने वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें, कांग्रेस को शोभा भी नहीं देती है। मैं यतेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूं। यतेंद्र सिंह जी, 2 मिनट, आप रुक जाइए। आप साहब सिंह जी रुक जाइए, मैं आपको कह रहा हूं रुक जाइए प्लीज। यतेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तक मैंने इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल होते नहीं देखा है आंदोलन में। मतलब पेशेंस के साथ जाट समाज सड़कों पर उतरना चाहता है, लेकिन इसे राजनीति से दूर भी रखने की जरूरत है। आम लोगों को जो परेशानी होगी उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने नेम सिंह फौजदार जी को सुना था, उन्होंने कहा था दूध रोकना पड़ा तो दूध रोक देंगे, सप्लाईज रोक देंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आम लोग परेशान ना हो उसको लेकर भी तो कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही होगी।
नहीं, यतेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। हाँ जी यतेंद्र जी बोले, आपने मेरा सवाल सुना। सर स्वप्निल जी, हाँ स्वप्निल जी हाँ आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बोलिए बोलिए। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी इस जाट आरक्षण की जो आवाज है उसमें हमारी मदद की और आपने अपने चैनल पे इस तरह की डिबेट की। जी सर मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बार बार नेम सिंह जी को ये आवाज क्यों उठानी पड़ती है? क्या हमारे जनप्रतिनिधि अपना कर्तव्य नहीं जानते हैं? सर 98 से भरतपुर धौलपुर को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है केंद्र में और राजस्थान के सारे जाट इसका फायदा उठा रहे हैं। क्या भरतपुर जिले के सारे जनप्रतिनिधि उनको नहीं पता है क्या इस चीज के बारे में? नेम सिंह फौजदार जी जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, ये हमारा दुर्भाग्य है सर। और नहीं हमें आंदोलन करने की और इस तरह से आप जो कह रहे हो कि जनता को परेशानी में जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यतेंद्र जी मुझे ऐसा लगता है नेम सिंह फौजदार जी को भी हम स्क्रीन पर लें, नेम सिंह फौजदार जी को टिकट नहीं मिला का आपकी मांग से क्या लेना देना है? मुझे लगता है इन दो बातों को क्लब करने की जरूरत नहीं है। सर लेना देना है। एक मिनट डॉक्टर साहब यतेंद्र जी नेम सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। गंदे आदमी हो गए। हाँ ठीक है। हाँ नेम सिंह जी। ऐसा है, अब नेम सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ स्वप्निल जी आपको मैं बताता हूँ, ना तो हमारा सड़क रोकना उद्देश्य है, ना पटरी उखाड़ना उद्देश्य है, ना दूध रोकना उद्देश्य है। 7 जनवरी को हमने महापंचायत की और 17 जनवरी से महापड़ाव का हमने अल्टीमेटम दिया। ठीक है। हाँ लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी में 5 साल रहा हूं। माननीय मनोज राजौरिया सांसद जी के साथ हम ओबीसी कमीशन दिल्ली में 3 बार संपर्क कर चुके हैं। थावरचंद गहलोत तत्कालीन मंत्री थे, उनसे भी हम संपर्क कर चुके हैं। और जो विधिक कार्रवाई है कांग्रेस ने आनंद फानंद में दिया, कैसे दिया, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरी कागज की कार्रवाई कर चुके। आज से 20 जनवरी 2020 को 28 दिसंबर 2020 को राज्य की सरकार गहलोत साहब ने केंद्र को चिट्ठी लिख दी। ठीक है। केंद्र का ओबीसी कमीशन यहाँ विजिट भी कर चुका। एक आदमी चलेगा कौन बताएगा? नमस्कार। हाँ नहीं आप बोलते रहिए। हाँ लेकिन अभी तक जो सरकार का रवैया है वो नकारात्मक रहा है। ना तो किसी का कोटा घटना है ना बढ़ना है। जब हम पूरी लीगल कार्रवाई पूरी कर चुके, सड़क पर आना, पटरी पर आना आदमी की मजबूरी होती है। अब तो हमारी डबल इंजन की सरकार है, अब हमारे लिए तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भरतपुर से हैं। ठीक है। डबल इंजन की सरकार तो हो ही गई, लेकिन आपका पॉइंट में समझ गया। मैं यहाँ पर चाहता हूँ दीपक लवानिया को स्क्रीन पर लें। नेम भाई मैं आपके पास आगे आऊंगा। दीपक लवानिया जी को स्क्रीन पर लें आप। दीपक लवानिया मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अमूमन मेरे को शासन प्रशासन से इसी बात की शिकायत रहती है कि जब आंदोलन की आहट सुनाई दे उसी वक्त बातचीत चालू कर दें। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि घटनाक्रम पर वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नजर नहीं रख रहा होगा, लेकिन वो फर्दर कदम के लिए राजधानी की ओर देख रहा है। यही स्थिति होगी दीपक भाई? बिल्कुल स्वप्निल, पहले भी जाट आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन हुआ है। सड़क यातायात भी बंद रहा था, रेलवे यातायात भी बंद रहा है। कई दौर की वार्ताएं हुई हैं, वार्ताएं फेल भी हुई थी, वार्ताएं सफल भी हुई थी। लेकिन हालात वही होते हैं, बाद में स्थिति जो बनती है वो यही होती है कि वार्ता के जरिए ही किसी समस्या का समाधान होता है। 1998 से भरतपुर के और धौलपुर के जो जाट हैं वो केंद्र में आरक्षण ओबीसी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। 2013 में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी का आरक्षण दिया था, लेकिन बाद में 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई और इस आरक्षण को वापस ले लिया गया था। पिछले दिनों जो जनूथर कस्बा है स्वप्निल, वहां जाट समाज के लोगों ने ये जो संयोजक है नेम सिंह फौजदार और संरक्षक पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पंचायत की थी। हम उसकी तस्वीरें भी चला रहे हैं, कई निर्णय लिए गए, कई बातों पर सहमति बनी और आगामी 17 जनवरी को जयचौली जो की जगह है। दीपक भाई एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम अपने प्रदेश की अगर बात करें, दीपक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? दिया जाए, प्रशासन को भी चाहिए कि दीपक भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? सकारात्मक बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जाए। ठीक है दीपक भाई, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, प्रदेश में ही
अन्य जिलों में भी जाट समाज रहता है। और मैं ये जो डिफरेंस माना जाता है भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज में और बाकी हिस्सों के जाट समाज में, वो है भरतपुर धौलपुर में जाट समाज का कुलीन होना। क्या प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी समर्थन के स्वर उठ रहे हैं या हर बार की तरह समर्थन की बात नहीं आ रही है? स्वप्निल, भरतपुर और धौलपुर के जो जाट समाज के लोग हैं वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हालांकि धौलपुर में जाट समाज का जो रेशो है वो काफी कम संख्या में है, लेकिन मुख्य तरीके से जो आवाज उठती है वो भरतपुर से ही बुलंद होती है। हालांकि धौलपुर के जाटों का भी समर्थन मिला हुआ है, लेकिन उनकी संख्या कम है। आंदोलन का जो केंद्र होता है वो भरतपुर ही होता है। हालांकि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को भले ही आरक्षण देने की हो रही हो, लेकिन जो स्वप्निल आंदोलन का केंद्र होता है वो भरतपुर रहता है। लेकिन हाँ, इसी पर एक क्लैरिफिकेशन मैं लेना चाहता हूं, मैं इसी पॉइंट को आगे ले जाना चाहता हूं। डॉक्टर अशोक सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब अभी तक की बातचीत में ये तो क्लियर हो चुका है कि किसी तरह की कोई बातचीत सरकार के साथ शुरू नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी जाट समाज का साथ लेने पर विचार चल रहा है, उनसे कोई कम्युनिकेशन हो रहा है? देखो सर, मैं इतना बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरा समाज जो है पूरे राजस्थान का, और मैं तो कह रहा हूँ पूरे इंडिया का जो समाज है जाट समाज, वो भरतपुर के जाट के साथ है। और दूसरे भी समाज दूसरी स्टेट के जाट समाज, उनके साथ भरतपुर का जाट समाज है। तो ये तो कोई, मैं नहीं समझता कोई कि वहां का समाज अलग है या यहाँ का समाज अलग है। सब एक ही बात है साहब, गंगा जी तक सब एक जाट है। सही बात है। ठीक, हाँ, खैर पॉइंट ऑफ व्यू और नजरिए की भी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साहब सिंह चौधरी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। साहब सिंह चौधरी जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे आंदोलन में जो बेसिक मुद्दा है वो आपके चेहरों के खड़े होने की वजह से पीछे सरक सकता है और राजनीति आगे आ सकती है। अभी कोई जरूरत नहीं है इसमें इस मुद्दे को फिलहाल वोट से जोड़ने की या सियासत से जोड़ने की, लेकिन कांग्रेस की ओर से वो कहा जा रहा है। आप खुद जितना एग्रेसिव हो गए उसमें यह लगता है कि फिलहाल आप भी नहीं चाहते कि शायद बातचीत सही पटरी पर चले। आपको लगता है कि आंदोलन होगा तो उसका आपको बेनिफिट होगा, जबकि यहां पर सिंपैथी के साथ इनके साथ जुड़ने की जरूरत है। आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ जी कि जाट समाज का वोटों से इस आरक्षण का कोई संबंध नहीं है। नहीं सर, मंच से आप लोगों ने बोला है कि वोट नहीं देंगे अगर आरक्षण नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा केंद्र सरकार को तो राजस्थान में बिना जांच के ही आरक्षण दे देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिला हुआ है। राजस्थान के जाटों से खेत कम भरतपुर के जिले में है, एजुकेशन कम है, शिक्षा कम है, नौकरी कम है। हम तो ऑटोमेटिकली पिछड़े हुए हैं। हमारे मामले में जांच करने की तो केंद्र सरकार को आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ आपको, नेम सिंह जी आप निश्चित रहिए, कीड़ा कुलकुलाने लग गया है दिल्ली में। दिल्ली से कई फोन आए, उन्होंने कई तरह के हमने संदेश मांगे, पिछला रिकॉर्ड मांगा है। ठीक है, आप चिंता न करें, केंद्र सरकार थोड़ी कुलबुलाने लग गई है। ठीक है, नेता भानु प्रताप जी क्या मेरे साथ हैं अभी भी? प्रधानमंत्री जी, आप मजबूत रहिए, यहाँ रहिए, मरेंगे मर जाएंगे, आरक्षण लेके रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए, जनता आपके साथ है। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर के नहीं, राजस्थान के जाट भी आपके साथ है। ठीक है, अशोक जी भी हमारे संग रहेंगे मरने के दिन। ठीक है। अरे वकील साहब तेज मत बोलो, हार्ट वैसे ही कम काम करे तुम्हारा। नहीं ठीक तो तुम्हें करवा में। नहीं, ठीक है। यतेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यतेंद्र जी, मैं जो बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या रणनीति बनाई गई है और क्या कहीं से भी कोई सिंपैथी का स्वर अब तक मिला नहीं है? सर, जैसा कि आपको पता है 7 जनवरी को हमारी जरूरपुर में पंचायत हुई, आदरणीय हमारे वहां से 17 जनवरी को चौड़ी रेलवे ट्रैक पर पड़ाव के लिए हमारे संयोजक साहब ने आह्वान किया है और हम भी संपर्क में हैं। और सारे जितने भी लोग हैं हमारे समाज के, वो सभी जगह अच्छा उत्साह के साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि भाई नेम सिंह फौजदार जी के नेतृत्व में हम हमारे आरक्षण की मांग को जरूर जीतेंगे और हमें आरक्षण मिलकर रहेगा। ठीक है, नेम सिंह फौजदार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विश्वेंद्र सिंह जी से आपकी काफी बातचीत हुई है, मंच पर भी आप लोग एक साथ देखे गए। क्या आपकी बातचीत का लब्बो लुआब रहा? क्योंकि अब देखिए ऐसा है स्वप्निल भाई, मैं आपको बता दूं, भावना से बड़ा भगवान नहीं होता और कल्पना से बड़ा पाषाण नहीं होता। मजबूरी मानव को गिराती है, वरना जन्म से कोई गुनहगार नहीं होता। हम लोगों को पटरी रोकने की, सड़क रोकने की आवश्यकता नहीं है। हम तो ये बात कह रहे हैं कि ये समाज का फर्ज है, ना ये कांग्रेस का है ना बीजेपी का है।
भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे 2 विधायक हैं। हमें चाहिए आरक्षण। आरक्षण हमारे बच्चों का, पहले भी मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, आपके संज्ञान में नहीं होगी। प्रवेश वर्मा जो साहब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं, दिल्ली से सांसद हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय 72 जाट नेताओं को माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने प्रवेश वर्मा जी के घर पर बुला के, जिसमें सतपाल जी चौधरी बागपत सांसद उधर अपने संजीव बालियान सहित ऐसे 72 जाट नेता थे। और तब हमको ये कहा गया कि ये मेरा मूंछ का बाल ले जाओ। अच्छा, ये गृह मंत्री जी ने कहा, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं आपको जवान देता हूं, ये अमित शाह की जवान है। लोकसभा चुनाव के बाद जाटों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उस बात को 5 साल पूरा होने को है। लेकिन अभी तक मैं आपसे 2 सवाल और लेना चाहता हूं नेम सिंह फौजदार जी। मैं 2 सवाल और लेना चाहता हूं जो घटना आपने बताई उसके बाद। पहला तो ये कि इस आंदोलन की टाइमिंग को लेकर हो सकता है आने वाले समय में आपसे सवाल पूछा जाए कि ताकि इसको पॉलिटिक्स से जोड़ा जा सके। ये तो हो गया सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 जो मेरा आपसे है वो सिंपली ये है कि पॉलिटिसाइजेशन से इसको दूर रखने के लिए आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अभी देखिए, अगर हड़बड़ी में बीजेपी अगर कुछ ले भी आती है तो वो दोबारा कोर्ट में फंस सकता है, क्योंकि चुनावों में ज्यादा समय नहीं है। स्वप्निल भाई मेरी बात सुनो। हम पूरी कानूनी कार्रवाई जो है 550 पेज की ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट हम दिल्ली पहुंचा चुके। 28 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार की सिफारिश जा चुकी। केंद्र सरकार का ओबीसी कमीशन यहाँ विजिट कर चुका। अब आनन फानन की गुंजाइश कहाँ है? ना किसी का कोटा बढ़ना ना घटना। अब रहा राजनीति का सवाल, उचित समय पर उचित मांग की जाती है। ठीक है, युद्ध का भी समय होता है, इसमें कोई हमें गुरेज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानीय माननीय है मुख्यमंत्री भजनलाल जी। हमारी अपेक्षा यूं भी ज्यादा है कि भजनलाल जी हमारे परिवार के सदस्य और वो राजस्थान के मुखिया हैं और मोदी जी के बिल्कुल करीब हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि हमें पटरी पर नहीं बैठना सड़क पर जाने की आवश्यकता ना पड़े। हमें आरक्षण सरकार देती है, हमें चाहिए आरक्षण। भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देते हैं। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। ठीक है, हम किसी दीपक पार्टी लवानिया, का विरोध नहीं, किसी क्लोजिंग नेता का कमेंट। विरोध नहीं। क्या लग रहा है आपको, अधिकार मांग रहे हैं? किस तरफ चीजें जा रही हैं? अच्छी बात यह है कि नई सरकार आई है और सिंपैथेटिक भी हो सकती है, इलाके की बात को समझती है। दीपक लवानिया, क्लोजिंग कमेंट। दीपक सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? नहीं, लगता है मेरी आवाज दीपक लवानिया तक नहीं पहुंच रही। बहरहाल जो बातचीत अभी तक रही है, पेपर वर्क कई है, आश्वासन कई बार मिला है, चीजें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से जाट समाज चाहता था, और अब आंदोलन की दिशा में चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन उसे रोका जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इस सुगबुगाहट को समय रहते समझ लिया जाए, पहचान लिया जाए और बातचीत की मेज पर सारे धड़े बैठ जाएं, ताकि एक बार फिर बातचीत शुरू हो और अगर कोई हल निकल सकता है जल्द से जल्द, जैसा कि जाट समाज चाहता है, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाए। अच्छी बात यह भी है कि जाट समाज को भी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में चीजें हो सकती हैं। ग्राउंड वर्क पूरा है, ये जाट समाज का दावा है। उस ग्राउंड वर्क को अमली जामा कब तक पहनाया जाता है, किस तरह से पहनाया जाता है, इस पर बातचीत जरूर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी चेहरों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।